अब जैसे मैंने आज दिन में आपको कराया था टॉपिक हरियाणा की एडवांस एंशिएंट जीके, अब मैं करा रहा हूं कुछ एडवांस ही हरियाणा जीके में कुछ पोर्शन जो महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, महत्वपूर्ण महिलाएं जो वो एंशिएंट टाइम पे थी, मध्यकालीन टाइम पे थी, और जो आपका आधुनिक काल था अपने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। देखो भाई तुम्हारा तो पता नहीं तुम कितने पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, मेरी हालत देख लो, मैंने कम से कम 10-12 किताब पढ़ ली है। 10-12 किताब पढ़ूंगा 3 घंटे, 2-3 घंटे पढ़ के आया फिर वीडियो बना दी, 2-3 घंटे फिर पढ़ के आया फिर वीडियो बना दी। किसी चीज का भी टाइम नहीं लग रहा है, ना नहाने का ना धोने का ना क्या है टाइम नहीं लग रहा। तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम मेहनत दिन रात कर दो, 1 महीना है, 1 महीने में इस गवर्नमेंट जॉब को लो, पंचायत सेक्रेटरी वाली को, और ये दुआ करो पंचायत सेक्रेटरी की ज्वाइनिंग जब तक ना आवे, जब तक एसआई का पेपर ना दे लो, ताकि पंचायत सेक्रेटरी का बढ़िया पेपर हो जाए, और ज्वाइनिंग ना होगी तो 5 नंबर नहीं कटेंगे, और साथ में तुम सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस भी दे दोगे। फिर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन होंगे, चाहे सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करो चाहे पंचायत सेक्रेटरी ज्वाइन करो। 2 दुआ करनी है बस के जल्दी से मार्च अप्रैल में सब इंस्पेक्टर का पेपर आ जाए, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, और पंचायत सेक्रेटरी का पेपर हो जाए बढ़िया वाला, ज्वाइनिंग सब इंस्पेक्टर के पेपर होने से पहले ना हो। ठीक है, 2 दुआ करनी ताकि 5 नंबर का खेल तुम्हारा बना रहे। ये मैं करके लेके आया, अब नोट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट महिलाएं और वो। ठीक है बच्चों ध्यान से करो, जल्दी लिख लो भाई। ये है पहले इतिहास काल की और मध्यकालीन इतिहास की महिलाएं, जैसे रमाबाई और रामाबाई आ जाए, रमाबाई आ जाए, वो गुजरी थी, गुजरी का नाम था रामाबाई या रमाबाई गुजरी, जिनके लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया था, गुजरी महल। क्या बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, गुजरी महल। रमाबाई हो चाहे रामबाई हो, उसके लिए क्या गुजरी। ठीक है बच्चों, गुजरी बहुत ये इन्होंने शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी कि मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी और मैं तेरे साथ दिल्ली नहीं जाऊंगी, यहीं पर होंगी, इसीलिए उसके लिए गुजरी महल बनाया था। गुजरी महल में मैंने बताया था 8 अभिलेख, कितने अभिलेख, 8 अभिलेख, और 8 अभिलेखों में क्या पता लगता है, यहां पर 8 भागवत आए थे। कौन आए थे, 8 भागवत आए थे। ठीक है बच्चों, साथ साथ पुरानी रिवाइज भी। अगला एक दूसरी बेगम फिरदौसा, जो जितने भी यहां पर पानीपत में जो मोस्टली मुस्लिम है वो ख्वाजा फैमिली से, ख्वाजा, तो ख्वाजा फैमिली की जो मैरिज हुई थी, ये पानीपत की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी फिरदौसा, उससे हुई थी, उससे ख्वाजा फैमिली चली हुई है। तो बेगम फिरदौसा का मकबरा भी, बेगम फिरदौसा का हवेली भी है कहां पर, पानीपत में। अगली है बच्चों फूल कवर। फूल कवर इंपॉर्टेंट है। फूल कवर क्या है, जो बहादुर नाहर था, बहादुर नाहर कौन था, ये बहादुर नाहर रियलिटी में ये हिंदू था पहले, सांबरपाल क्या था, ये फिरोज शाह तुगलक की आर्मी में था। तो फिरोज शाह तुगलक की आर्मी में था, तो सांबरपाल ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, तो इसने खुश होकर इसको बहादुर की टाइटल दे दी और बहादुर नाहर किसको कहने लगे। फिर ये मैं मुसलमान भी बन गया था। फिर इसने क्या हुआ बच्चों, फिर इस बहादुर इसके बाद इसके जो है इस लड़की के साथ, फूल कवर के साथ क्या कर दी, शादी कर दी। परंतु वही बात, इसका ससुराल नहीं चाहता था कि भाई ये अच्छी तरह से, क्योंकि ये भाई हिंदू से मुस्लिम टर्न आउट हुआ था, तो इसने, इसके ससुरे ने इसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और उसके हत्या के वियोग में फूल कवर जी ने भी क्या कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। तो फूल कवर महिला, ठीक है, फूल कवर महिला। ठीक है भाई, कवर वाला पॉइंट। अगला देख तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, महारानी किशोरी, सबको पता है महारानी किशोरी कौन थी, सूरजमल की पत्नी थी। महारानी किशोरी का एक और नाम है आसिया रानी, आसिया, क्योंकि मुस्कुराती रहती थी, आसिया रानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, महारानी किशोरी ने जो पार्वती देवी थी, पार्वती देवी कौन थी, पार्वती देवी थी सदाशिवराव भाऊ की पत्नी, सदाशिवराव भाऊ की पत्नी, पानीपत के युद्ध में जो हारा था, उसको और उसकी सेविकाओं को अपने यहां पर, कहां पर, उनके भरतपुर में उन्होंने क्या दी थी, शरण दी थी। किसने, किशोरी देवी जी ने। और किशोरी देवी जो थी, इसका खुद का कोई पुत्र नहीं था, इसके लिए किशोरी महल बना है होडल पलवल में, और इसकी 12 खंबा छतरी भी कहां पर है, होडल पलवल में। किशोरी का कोई पुत्र नहीं था, किशोरी ने गोद लिया था जवाहर सिंह को, जवाहर सिंह, सूरजमल जो था इसका पति था, जवाहर सिंह गोद लिया सूरजमल का बेटा जवाहर सिंह, किशोरी जी ने। ठीक है, अगली बात करूं मैं भाई, तो पार्वती देवी और मराठी जो औरतें थी, उनको डींग किला भरतपुर में क्या दी थी, शरण दी थी, डींग किला भरतपुर में शरण। अगली बात करता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बेगम समरू। इसके बारे में बहुत बातें पढ़ने के लिए। बेगम समरू क्या है बच्चों, ये बहुत सारी किताबों में भी गलत से, विकिपीडिया में भी वो पत्नी लिख रखा है, वो उसकी पुत्री थी, वो गलत बाय मिस्टेक हुआ। देखो बेगम समरू क्या थी, बेगम समरू ये फरजाना नाम की एक लड़की थी, जिसकी मां तबायफ थी। ठीक है, मां तबायक थी, बाद में इसकी मां इसको तबायक नहीं बनाना चाहती थी,
इसकी शादी फिर भी ये क्या है, ना चाहते हुए भी उस दलदल में बढ़ गई थी। फिर इसकी शादी एक सोमरे 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 उर्फ सेनानायक से हुई। ये सोमरे उर्फ सेनानायक जो था मुगलों के यहां नौकरी करता था, तो मुगलों के यहां इसको नौकरी करने से मुगलों के खिलाफ अच्छी इसने वाह करी भाई, उनकी सेवा करी, तो उसको सरदाना जागीर मिल गई, सरदाना जागीर। फिर इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु होने के बाद वो जागीर किसके पास आ गई, बेगम समरू के पास आ गई। तो बेगम समरू के पास कौन सी जागीर थी, सरदाना जागीर, जो उसके पति के पास से उसने मिली थी। फिर कहानी क्या हुई, जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट के ऊपर एक दिन उसके शाह आलम था मुगल सम्राट, उसके ऊपर एक दिन उसके नवाब नजब कुली खान ने गोकलगढ़ रेवाड़ी में उसके ऊपर अटैक कर दिया। गोकुलगढ़ रेवाड़ी के आसपास उसके ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर, जो शाह आलम था, शाह आलम मुगल सम्राट। फिर इस बेगम समरू ने इसकी मदद की थी, और इस युद्ध को बोलते हैं बाड़ावास का युद्ध। कौन सा युद्ध, बाड़ावास का युद्ध में बेगम समरू का वफादार सैनिक था जॉर्ज थॉमस। कौन था, जॉर्ज थॉमस। तो इस युद्ध में जब शाह आलम की प्राण की रक्षा करी उसके नवाब से किसने, बेगम समरू और उसके सैनिक जॉर्ज थॉमस ने, तो इससे खुश होकर शाह आलम ने इसको अपनी पुत्री का दर्जा दिया और इसका नया नामकरण किया जेबिनुसा, नया नामकरण किया जेबिनुसा। तो ये शाह आलम की पुत्री मानी गई। शाह आलम क्या मानी गई, पुत्री नहीं थी, परंतु इसको पुत्री का टाइटल दिया और जॉर्ज थॉमस को जागीर प्रदान की, जो टप्पल की जागीर वगैरह मिली थी, टप्पल की जागीर मिली थी जॉर्ज थॉमस को। तो बाड़ावास का युद्ध किससे रिलेटेड जानोगे, बाड़ावास के युद्ध में किसने शौर्य गाथा भाई, बेगम समरू की। किसकी, बेगम समरू। उसका सैनिक कौन था, जॉर्ज थॉमस। कौन था उसका सैनिक, जॉर्ज थॉमस। शाह आलम की क्या करी थी, मदद करी थी बच्चों, बेगम समरू। उसका मूल नाम के बचपन का नाम क्या था, फरजाना। क्या नाम था, फरजाना। ये वो एडवांस क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। पहले अपने बेसिक पढ़नी है, कदे सीधे ये पढ़ने लग जाओ, पहले बेसिक पढ़नी है फिर ये पढ़ने। भाई कोई बोला सीधे ये पढ़ जाओ, मत ये पढ़ के गया था ना, बेसिक जरूर पढ़नी है। अगली बात हम करते हैं रानी मायाकोर। रानी एक तो दयाकोर थी अंबाला रियासत की। अंबाला रियासत की रानी थी दयाकोर। इसके ऊपर क्या था, राजा रणजीत सिंह ने इसके पति के साथ युद्ध किया, जब तो उसके पति ने संभाल लिया। पति की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह ने अंबाला पर अटैक कर दिया, तो रानी से एक मुश्त राशि मांगी पर रानी नहीं दे पाई। तो रानी दयाकोर ने, परंतु वहां देने के बाद भी अपने प्रशासन को अच्छी तरह संभाला। किसने, रानी दयाकोर ने। इसलिए रानी दयाकोर बहुत फेमस है अंबाला रियासत की, रानी दयाकोर अंबाला रियासत से। इसके बाद है इंपॉर्टेंट बच्चों रानी मायाकवर। रानी मायाकवर जो थी ये रेवाड़ी रियासत की थी, रेवाड़ी रियासत की। भाई ध्यान रखो, रेवाड़ी रियासत की रानी मायाकवर। तो ज्यादा डिटेल नहीं करनी, जो डिटेल तो हर एक की कहानी भी बता भी दूंगा, पर जरूरत नहीं है। जिसकी कहानी बताने जो दूसरे की बना रहा हूं। मेहताब कौर ये कैथल रियासत से थी। ये बस सिंपल इनके पीछे कहानी क्या मिलेगी कि उनके पति की मृत्यु होगी और बच्चे छोटे होंगे, तो इसलिए उन्होंने कुछ समय तक क्या संभाली थी, अपनी रियासत संभाली थी। इसी प्रकार रानी मायाकवर ने, इसी प्रकार रानी मेहताब कौर ने। रानी देवकुंवर ये बल्लभगढ़ से थी भाई, बल्लभगढ़ से। जो राजा नाहर सिंह है ना, राजा नाहर सिंह की माता थी रानी देवकुंवर। राजा नाहर सिंह बचपन में अल्पायु में थे, तब उनको संभाला था इसने, रानी देवकुंवर ने रियासत को संभाला था। तो इंपॉर्टेंट होगी दयाकोर अंबाला की, मायाकवर रेवाड़ी की, मेहताब कौर कैथल की, देवकुंवर राजा नाहर सिंह की बल्लभगढ़ रियासत की। कर दो भाई रबिश ने। ये कुछ महिलाएं थी। बाड़ावास का युद्ध किसका, शाह आलम और उसके नवाब नजब कुली खां के बीच में। और किसने बचाया, शाह आलम बचाया भैया आपका बेगम समरू और उसके सैनिक जॉर्ज थॉमस ने। खापों का कुछ योगदान, खापों का योगदान। सबसे पहले सरोखाप बता दी थी मैंने, 642 में हुई थी। सरोखाप किसने कराई, सबसे पहले सरोखाप कराई थी किसने, अपने राजा हर्षवर्धन ने। इसके अलावा खापों ने और कहां योगदान दिया वो समझो बच्चों। हरिद्वार में धर्म की रक्षा के लिए 18,000 मल्लयोद्धा। डाटा यूज जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो। हरिद्वार में धर्म की रक्षा के लिए समर सिंह रोड अध्यक्ष बनाए थे। ठीक है, समर सिंह रोड अध्यक्ष बनाए थे। जब
समर सिंह रोड अध्यक्ष बनाए भाई। इसके बाद जो मैंने बताया, एक विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेवराय होता था, कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर वाले को भी, कृष्णदेवराय को भी 5 मल्ल योद्धा भेजे थे। तो खापों ने स्टार्टिंग से लड़ाकू रहे हैं। जब पानीपत की लड़ाई में सब ने साथ छोड़ दिया था तो 20,000 सैनिक, पानीपत की लड़ाई में 20,000 सैनिक दिए थे खापों ने। शोलाल मारे भी गए थे भाई, शोलाल खापरदान मारे भी गए थे पानीपत की लड़ाई में, वीर योद्धा शोलाल, आज भी उनकी कीर्ति गाई जाती है। ठीक है, जब जो अपने पानीपत में सूरजमल जी थे, उन्होंने ये कह दिया था इसको, सदाशिवराव भाऊ को, कि तू छापामार युद्ध कर, गोरिल्ला युद्ध कर, परंतु उसने मना कर दिया गोरिल्ला युद्ध करने से, इसलिए सूरजमल ने साथ नहीं दिया था। फिर सूरजमल ने, किसी ने भी साथ नहीं दिया, ना सिक्खा ने साथ दिया। फिर अपने यहाँ के जो खाप पंचायत, उन्होंने क्या दिया था, साथ दिया था, 20,000 सैनिक दिए थे खाप पंचायत ने। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं मेव के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत इंपॉर्टेंट चांस है। मेव कौन थे? मेव जो थे, अपने यहां पर जो मेव है, मुसलमान है मेवात में, ये रियलिटी मुसलमान नहीं थे भाई। ये किस प्रकार मुसलमान बने वो देखो। जो महमूद गजनवी था, उसका लड़का जब भारत में आया तो वो सूफी संत बन गया। सूफी संत बन के वो भारत के मेवात वाले क्षेत्र में रह गया और उसने अपने यहां पर धर्म का प्रसार किया। फिर जो अजमेर में मोहिद्दीन चिश्ती है, उसके संपर्क में लोग आए और वो जो जाट थे, यहाँ पर अहीर थे, राजपूत थे, उनमें से कुछ क्या बन गए, मेव। जैसे मैंने बताया, अभी बताया था ना, सांबरपाल बताया था ना, सांबरपाल ने क्या कर लिया भाई, बहादुर नाहर बन गया। इस प्रकार सारे ये बन गए। और ये मेव जो थे, हरियाणा में कहावत भी है भाई, हिंदू का जाट के और मेव का मुसलमान के, हिंदू का जाट के, मेव का मुसलमान के। और ये हसन खां मेवाती बहुत फेमस हुए थे। हसन खां मेवाती के सामने जब उसने, बाबर ने कहा था तू मेरी तरफ आ जा, ये तो क्या है, ये तो काफिर है, हिंदू है, तो मतलब ये जो राणा सांगा के खिलाफ जो युद्ध लड़ा, तो उसने कहा तू राणा सांगा के खिलाफ मेरी सहायता मत कर, तू मेरी तरफ आ जा, राणा सांगा हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं। तो हसन खां मेवाती ने कहा था तू दिल्ली का राजा, मैं पाटन का राव, तन्ने मिलना हो तो आ जा, मैं ना आऊं। ठीक है, तो कहने का मतलब हसन खां मेवाती ये सारे क्या थे, मूल रूप से हिंदू थे, जो क्या बने हुए थे, मुस्लिम बने हुए थे। हसन खां मेवाती, इनका पुत्र नाहर खां, इन दोनों ने राणा सांगा की लड़ाई में साथ दिया था 1527 में, और बाबर ने ये लड़ाई अपने दम पे जीती थी। पर क्योंकि राणा सांगा, हसन खां मेवाती, नाहर खां एक तरफ थे खानवा के युद्ध में, और बाबर एक तरफ था, बाबर ने वो लड़ाई जीती थी। ठीक है बच्चों, मेव। अगली बात करता हूं मराठों द्वारा, ठीक है, इसको रुक कर रहा हूं भाई। हरियाणा में अलग अलग आक्रमण हुए हैं। ये आक्रमण मैं आपको बता दूंगा, सिखों ने भी आक्रमण करे, समझ लो भाई, सिखों ने भी आक्रमण करे, जाटों ने भी आक्रमण करे भाई, जो सदाशिवराव भाऊ है उसने भी आक्रमण किए थे। ठीक है, ये आक्रमण मैं आपको स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। पहले कुछ महिलाएं कर लेते हैं और भी, ठीक है, महिलाएं कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बात करूं, एक बिश्नोई समाज का और टॉपिक रह गया। अभी तक बिश्नोई समाज का टॉपिक कभी भी नहीं पूछा गया, परंतु जिस प्रकार राजस्थान में बहुत सारे समाजों से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार हरियाणा में बिश्नोई समाज से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो बिश्नोई समाज बटो कब बना था, 1485 में। 1485 में जम्बेश्वर जी ने इस समाज की स्थापना करी थी 1485 में। मोस्टली जो जाट वगैरह थे वहां पर, जो हिसार वगैरह में, उन्होंने ही धर्म परिवर्तन करके क्या बन गए थे, बिश्नोइयों में भाई दफनाया जाता, जलाया नहीं जाता भाई। बिश्नोइयों में करेवा प्रथा है, कि वो जो देवर के साथ मैरिज कर लेते हैं, वहां की महिलाएं, करेवा प्रथा। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो आ सकता है बिश्नोइयों में भाई, बिश्नोई में वो ये श्रीमती रामा देवी, ये कहां से थी, फतेहाबाद से। क्या हुआ था, एक हिरण घायल हो गया था, हिरण का बच्चा, तो हिरणी घायल होगी, तो हिरण जो उसका छोटा बच्चा था हिरण का, उसको इसने दूध पिलाया था। तो इसलिए हिरण इनके लिए पूजनीय होते हैं। ये कभी भी वृक्ष नहीं काटते, कभी भी पशुओं को नहीं मारते। कौन सा समाज, बिश्नोई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वैसे बिश्नोई जो जम्बोजी थे वो बीकानेर से थे। जम्बोजी कहां से थे, बीकानेर से। अपने यहाँ पे सिरसा में, फतेहाबाद और हिसार में कौन सा समाज है, बिश्नोई समाज। ठीक है, अगला भाई, रामादेवी किस समाज से संबंधित और कहां से, फतेहाबाद से। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं जिन्होंने आजादी में भूमिकाएं निभाई, इसार की चांद बाई, इन्होंने बहुत भूमिका निभाई। इन्होंने
1920 सहयोग आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया भाई, होली जलाई उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल भी कई बार गई है चांदबाई हिसार से, जेल भी कई बार गई चांदबाई हिसार से। इसके अलावा इन्होंने भिवानी में महिला वॉलंटियर कोर की स्थापना की, महिला वॉलंटियर कोर की स्थापना की भिवानी में, महिला वॉलंटियर कोर की स्थापना चांदबाई ने भिवानी में। नंबर 2 पे है आपकी कस्तूरीबाई। कस्तूरीबाई पहले भी पढ़ाई थी मैंने एक बार। कस्तूरीबाई कहां से बच्चों? रेवाड़ी से। इनकी मैरिज कहां से होगी भाई? इनकी मैरिज फिर झज्जर में होगी थी। इन्होंने नमक सत्याग्रह में साथ लिया, नमक सत्याग्रह में साथ लिया, नमक सत्याग्रह में साथ दिया गांधी जी का। और बहुत बार ये भी अनेक अनेक आंदोलन में, सहयोग में, भारत छोड़ो में कहा गई थी, जेल में गई थी कस्तूरीबाई। मन्नी देवी ये डिग्गल झज्जर से हैं, डिग्गल झज्जर से। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, ये भी कई बार जेल गई थी भाई। मन्नी देवी, कस्तूरी देवी को नजरबंद भी किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट, नजरबंद भी किया गया था इनको, ठीक है। लक्ष्मीबाई आर्य, लक्ष्मीबाई आर्य, लक्ष्मीबाई आर्य जी ये रोहना सोनीपत से थी बच्चों, रोहना सोनीपत से, ठीक है। ये गांधी जी के साबरमती आश्रम में भी रही थी, साबरमती आश्रम में भी रही थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया था, ये भी कई बार जेल गई थी लक्ष्मीबाई आर्य, रोहना सोनीपत से। पेपर में 2-3 क्वेश्चन आओगे, इन महिलाओं ने क्या योगदान दिया? आजादी में योगदान दिया, ठीक है बच्चों। जो बलवंत राय तायल जी थे, बलवंत राय तायल थे जो, जिन्होंने अपनी हिंदी की डिमांड करी थी, उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई, ये लक्ष्मीबाई आर्य अलग है, ये अलग है। लक्ष्मीबाई ने चांदबाई के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चांदबाई के नेतृत्व में राष्ट्रीय सप्ताह बनाया भाई, राष्ट्रीय सप्ताह। ये राष्ट्रीय सप्ताह कब बनाया गया था? ये बनाया था 6 से 13 अप्रैल 1941 को, 6 से 13 अप्रैल 1941। ये क्वेश्चन आ सकता है, 6 से 13 अप्रैल 1941 को यहां पर चरखा स्पर्धा करी थी, चरखा स्पर्धा भाई, चरखे से सूती वस्त्र बनाए थे, और जो फर्स्ट आए थे उनको इनाम भी दिए थे। राष्ट्रीय सप्ताह, क्योंकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार चांदबाई के नेतृत्व में, बलवंत राय की पत्नी लक्ष्मीबाई ने। एक रोहतक वाले बहुत फेमस है भाई, रोहतक के हरिराम, चौधरी हरिराम, चौधरी हरिराम बालोट वाले जो थे, इन्होंने बालोट के, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपना घर वर गितवाड़ खेत सब कुछ बेच दिया और आंदोलनकारियों को क्या दिए? पैसे दिए भाई। चौधरी हरिराम बालोट, चौधरी हरिराम बालोट, ठीक है बच्चों। जिस प्रकार हरियाणा बिश्नोई समाज है, इसी प्रकार हरियाणा में नामधारी और है भाई। नामधारी कहां है? ये आपके सिरसा में, नामधारी पंथ सिरसा में, नामधारी पंथ आपका सिरसा में है भाई। इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन अभी तक नहीं उठे, उठ सकते हैं, क्योंकि बड़ा पंथ है नामधारी पंथ सिरसा में। इसकी स्थापना किसने की भाई? प्रताप सिंह ने 1947 में। हालांकि नामधारी इससे पहले भी थे। नाम जो पंजाब में कुक्का आंदोलन चला था, कुक्का आंदोलन, कुक्का आंदोलन जो पंजाब में 1867 के अराउंड चला था, कुक्का आंदोलन, जिसके अध्यक्ष थे राम सिंह कुक्का, वो भी इसी पंथ से आते थे, नामधारी पंथ से, राम सिंह कुक्का। हरियाणा में इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। 1947 में जहां इसकी स्थापना हुई उसको कहते हैं बच्चों चुंचाल कोठी, चुंचाल कोठी, चूचाल कोठी, इसकी इमारत को कहते हैं चुंचाल कोठी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने जो बताए आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। अब मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिस पूरी हिस्ट्री की, मतलब अब मैं जैसे हिस्ट्री कराऊंगा भाई, एंशिएंट कराऊंगा, मेडिवल और वो कराऊंगा मॉडर्न, उसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे, तो फैक्ट आपको याद नहीं हो सकते जब तक उसकी समझ नहीं होगी। अगर समझा कराऊं तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो पहले मैं एक बार पूरी हिस्ट्री सुना दूं क्या कुछ होया। देखो, जब गोरी ने अटैक कर दिया था तो चौहान के हो गए थे, खत्म हो गए थे। चौहान खत्म होने के बाद वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अलग अलग जगह आते युद्ध हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर भी मेवातियों ने विद्रोह करे, तो उन्होंने मेवातियों को संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को क्या नहीं माना, सुन लो ध्यान से, हाथ जोड़कर पूरी स्टोरी को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को क्या नहीं माना, राजा नहीं माना भाई। वो उसके उत्तराधिकारी के टाइम पर काम करता रहा, पर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र अच्छा नहीं था, तो उसने अपने, उसका एक सिपाही था इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश भी पहले दास था, परंतु वो मोहम्मद गौरी ने दासता से खत्म कर दिया था, तो उसको उसने अपना दामाद बनाया था। दामाद बनाने के बाद इल्तुतमिश ने राज्य संभाला। इल्तुतमिश का भी बहुतों ने घोर विरोध कराया, और इल्तुतमिश का तराइन के तीसरे युद्ध के लिए जाना चाहता है। तराइन का तीसरा युद्ध, पंजाब का एक गवर्नर था यलदौज, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई, परंतु इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया भाई। इल्तुतमिश के होने के बाद इल्तुतमिश का भी छोरा निकम्मा निकला, तो इल्तुतमिश अपनी लड़की रजिया बेगम को बनाना चाहता था, और रजिया बेगम को फिर उसने तो और जो अमीर थे वो लेडीज को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, तो पहली बार जनता ने विद्रोह करके रजिया बेगम को क्या बनाया, अपनी सुल्तान बनाया। रजिया बेगम इतिहास में पहली महिला सुल्तान बनी भाई। रजिया बेगम अच्छी तरह से कार्य कर रही थी, परंतु अमीरों को मंजूर नहीं था। उसके भाई बैरम शाह को भड़काने लगे। फिर भाई अल्तुतूनिया से उसने विवाह कर लिया, किसने, रजिया बेगम ने, ताकि थोड़ा सा बैलेंस बनाया रहे। फिर भी अमीर नहीं माने, और 1240 में रजिया बेगम की कैथल में क्या होगी, मृत्यु होगी। कैथल में उनका मकबरा भी बना। फिर उसके बाद बैरम शाह बना भाई। बैरम शाह अमीरों के अकॉर्डिंग चला करता। अमीरों में मेन था बलबन। बलबन के समय मेवातियों के बहुत सारे विद्रोह हुए, उनमें मेन विद्रोह है मलका नामक मेवाती ने विद्रोह कराया था। मलका, उसको भी बलबन ने कुचल दिया था। कहते हैं मेवों की चमड़ी तक खींच ली थी। किसने, मेवों की चमड़ी तक खींच ली भाई, इसने, बलबन ने। फिर उसने देखा कि ये सारे तो राजा हैं तो कमजोर हैं, बलबन खुद क्या बन गया, खुद राजा बन गया भाई। फिर बलबन के बाद बलबन के उत्तराधिकारी कमजोर हुए। उनमें से जो खिलजी थे, एक खिलजी था, उसने क्या कर दिया भाई, बलबन के उत्तराधिकारी को मार के फिर खिलजी वंश आ गया। खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी आया, जलालुद्दीन खिलजी आया पहले, फिर जलालुद्दीन खिलजी को उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, जो अमीर खुसरो में वर्णन मिलता है। इससे हम ये पढ़ेंगे कौन सा कहां का इख्तियार था। ठीक है भाई, बलबन कहां का इख्तियार था, जलालुद्दीन खिलजी कहां का इख्तियार था। इनके खिलजियों के पतन के बाद फिर आया तुगलक। तुगलक में आया गयासुद्दीन तुगलक, उसने गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश बनाया। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए, तो वो टैक्स प्रॉपर नहीं थे, तो उन टैक्सों को सिस्टम हटाने के लिए टैक्सों के विरोध में अपने किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे किसानों के विद्रोह हुए। फिर उसका चचेरा भाई आया फिरोज शाह तुगलक, उसने बहुत सारे क्या बनाए। फिरोज शाह तुगलक ने वैसे संस्कृत के महाविद्यालय भी कुछ जलाए थे, परंतु उसने फिरोजाबाद, इसार बसाया। इसार में गुजरी महल के साथ वो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया, इसार की लाट बनाई। और उसने फतेहाबाद अपने पुत्र फतेह सिंह की याद में बनाया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो टोपरा के अभिलेख को दिल्ली ले गया भाई, वो कौन, फिरोज शाह तुगलक। बाद में जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में उस टोपरा के अभिलेख को पढ़ा भाई। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों फिरोज शाह तुगलक करके एंड होने के बाद फिर आया बच्चों उसमें सैयद वंश। फिर तैमूर का अटैक हो गया था, उसके उत्तराधिकारी के समय तैमूर का अटैक हो गया था। तैमूर ने लगभग पूरे हरियाणा को तबाह कर दिया था। तैमूर के अटैक के बाद वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सैयद वंश को छोड़ गया था। सैयद वंशों ने भी थोड़े दिन तक कमाल संभाली। फिर सैयद वंशों में जब कमजोर पा गए तो एक लोधी वंश की स्थापना हुई बहलोल खां लोधी ने। लोधियों में फिर सिकंदर खां लोधी, उसका पुत्र अच्छा था, जिसने हरियाणा को बिल्कुल अच्छी तरह कब्जे में रखा। उसने गज प्रथा चलाई, गज मापने की प्रथा। सिकंदर का पुत्र इब्राहिम खां लोधी था। इब्राहिम खां लोधी के साथ बाबर की क्या हुई, लड़ाई हुई। बाबर के साथ लड़ाई में उसके चचेरे भाई ने और उसके चाचा ने, उन दोनों ने बुलाया था, जलाल खां लोधी वगैरह ने। और राणा सांगा ने भी कही थी कि बाबर आ जा, लूट ले जा। पर दिक्कत क्या हुई, बाबर, राणा सांगा ने सोची थी कि लूट लाट के चला जाएगा यो, परंतु वो लूट के चला नहीं गया। उसने इब्राहिम खां लोधी पानीपत की लड़ाई में हराने के बाद उसने राणा सांगा के साथ भी लड़ाई कर दी। राणा सांगा के साथ 1527 में खानवा का युद्ध कराया। ठीक है, पूरी स्टोरी सुननी है बस खाली, फिर कल इसमें लिखवाऊंगा पूरी ने। तो खानवा का युद्ध किसके साथ कर लिया, राणा सांगा के साथ कर लिया भाई। राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हरा दिया। इब्राहिम सिंह लोधी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हरा दिया। हसन खां मेवाती और उसके पुत्र नार खां ने राणा सांगा का साथ दिया था, जो मैंने बताया था। फिर उसके बाद भाई बाबर के बाद पुत्र आया हुमायूं। हुमायूं अच्छा प्रशासक नहीं था। हुमायूं के समय शेरशाह सूरी ने पूरे एरिया को कब्जाना चाहा। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में, बिलग्रम के युद्ध में किसको हराया, 2 बार हुमायूं को हराया भाई। हुमायूं को हराने के बाद वो शेरशाह सूरी यहां पर आ गया। फिर शेरशाह सूरी की भाई एक कलिंजर के किले में उक्का नामक अस्त्र चलने से मौत होगी। उसका जो पुत्र था दिल शाह सूरी, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर एमू ने, रेवाड़ी का एक व्यापारी था, नमक ढोने वाला व्यापारी, उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। कोई भी हिंदू सम्राट आओगा मुसलमाना में तो अपने पुराना जो हिंदू सम्राट था विक्रमादित्य, उसकी
उपाधि ले लेगा। भाई 14वें विक्रमादित्य की उपाधि ली। हेमू अच्छी तरह से प्रशासन कर रहा था, सारा सिस्टम ठीक था। फिर परली तरफ से इस तरफ से हेमू की ताजपोशी हुई, परली तरफ से कलानौर पंजाब में, रोहतक कलानौर नहीं, कलानौर पंजाब में अकबर की ताजपोशी हुई। अकबर जो बैरम खां के संरक्षण में पड़ रहा था, तो बैरम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी। लड़ाई में लगभग अकबर हार गए थे, परंतु वो गलती से तीर किसके पास लग गया, उसकी आंख में लग गया, एमू की। एमू ने आंख में लगने के बाद भी लड़ाई तो जारी रखी, पर कुछ समय पीछे मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद वह पूरी सेना में भगदड़ी मच गई और जीते हुए युद्ध को भी कौन हार गया, एमू हार गया। एमू युद्ध नहीं हारता तो अपने हरियाणा में भी लगा लो सारे महल बने रहते, क्योंकि हरियाणा का था एमू, रेवाड़ी का। फिर भाई कौन आ गया, अकबर आ गया। अकबर के बाद कौन आ गया, शाहजहां, वो जहांगीर आ गया। तो अकबर के समय कैसा प्रशासन था, जहांगीर के समय उसने क्या सिस्टम करे। फिर औरंगजेब, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब जो आया, औरंगजेब के टाइम पर हरियाणा में सतनामियों का विद्रोह हुआ। सतनामियों ने विद्रोह कराया। सतनामी के थे बच्चों, रविदास की प्रथा जो थी, रविदास की प्रथा पे चलते थे। उनमें एक उद्धव था, उद्धव का चेला था वीरबान। उन्हें 1543 में सतनामी पंथ की स्थापना की, परंतु सतनामियों का विद्रोह 1669 में हुआ। 100 साल तक वे कुछ नहीं कह रहे थे। 100 साल तक इनको मुंडिया भी कहते हैं, सन्यासी टाइप के जीते थे। नारनौल में हुआ था भाई इनका स्थापना। तो उनकी एक अधिकारी के साथ लड़ाई होगी, लड़ाई बढ़ती बढ़ती चलेगी, सतनामी विद्रोह बहुत बड़ा हो गया। उस समय जाटों का विद्रोह भी चल रहा था। गोकुला जाट, गोकुला जाट थे, ये जो भरतपुर जो वंश है अपना सूरजमल का, इनके पूर्वज थे गोकुला जाट और उसका चाचा उदमी सिंगी। इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी औरंगजेब के साथ, पर वो लड़ाई के कर गए थे, हार गए थे। उस युद्ध को कहते तिलपत का युद्ध। क्या कहते हैं, तिलपत का युद्ध। तिलपत का पहला युद्ध जाट हार गए थे। फिर भाई तो औरंगजेब के सामने सिखों की लड़ाई भी हुई। सिखों में गुरु गोविंद सिंह तो औरंगजेब के बाद भी मरवा दिया था भाई उनके मुगलों के राजा ने। फिर क्या हुआ था, बंदा बहादुर को उसने कमान सौंप दी। बंदा बहादुर कौन था, ये बंदा बहादुर जम्मू कश्मीर का था, राजपूत परिवार से था। इसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव ये जो था, ये शिकार करने का शौकीन था। इसने एक हिरण को मार दिया, उसके बीच में 2 शिशु थे। तो वहां से उसका मन बदल गया और वो भाई आध्यात्मिक की तरफ चल पड़ा। आध्यात्मिक की तरफ चल पड़ा तो इसने 2 अलग अलग गुरु बनाए। एक तो रामदास बनाया, रामदास गुरु बनाया भाई। एक बनाया ओगड़नाथ, ओगड़नाथ से तांत्रिक शिक्षा सीख ली ने। रामदास लाहौर वाले से ज्ञान सीखा और ओगड़नाथ से तांत्रिक शिक्षा। तो नासिक में एक बार गुरु गोविंद सिंह चले गए, तो ये बहुत घमंडी हो गया था लक्ष्मण देव, जिसको ओगड़नाथ भी कहते हैं बच्चों। तो ओगड़नाथ बहुत घमंडी होने के बाद भाई इसने क्या करा, गुरु गोविंद सिंह जाकर इसकी खाट पे बैठ गए, मंजी बैठ गए। और वो गुरु गोविंद सिंह को गांव वाले बोले आप किसी के घर में रुक जाओ, पर उस बाबा दौर मत रुकियो। तो गुरु गोविंद सिंह जान को उस बाबा दौर गए। बाबा के पास गए तो भाई वो बाबा अभिमानी था ओगड़नाथ, उसने भाई वो बैठे हुए को उठाने लगा। तो गुरु गोविंद सिंह बोले तू इतना बड़ा तांत्रिक है, उठा ले मुझे। तो उसने अपनी सारी तांत्रिक विद्या अपनाई, सब कुछ आया। गुरु गोविंद सिंह टस से मस नहीं हुए भाई, उसकी सारी तांत्रिक विद्या सब कुछ फेल होगी। तो वो बोलने लगे तू कौन है, बोला तू इतना बड़ा तांत्रिक है, पहचान ले मैंने। तो फिर उसने अपनी विद्या का अनुमान लगा के बताया कि आप तो गुरु गोविंद सिंह जी हो। फिर वो उसके इतना इसका फैन हो गया और उसने फिर क्या कहा, गुरु गोविंद सिंह ने उसको अमृत चखा दिया और बोला तू इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा ज्ञानी है, तू इस पे धरती पे तू हिंदू है, मुसलमानों के अत्याचार के खिलाफ काम कर। तो बंदा बैरागी को उत्तर की तरफ भेज दिया और यहाँ पर उसने बहुत सारे अभियान चलाए, लोहागढ़ को राजधानी बनाया। और जो एक वजीर खान था सरहिंद का गवर्नर वजीर खान, जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को मारा था, उसको इसने दौड़ा के मारा था बंदा बहादुर ने। ठीक है, फिर बंदा बहादुर की जो बच्चों दुन्नी चंद के वेली, उसमें पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई थी 1715 को, और 1710 में इसने वजीर खान को मारा था। तो इस प्रकार सिखों के अटैक भी हो रहे थे किसके ऊपर, औरंगजेब के ऊपर। अब क्या हो गया, औरंगजेब का मृत्यु होने के बाद जो अगले मुगल सम्राट है वे कमजोर हुए। अगले मुगल सम्राट जब कमजोर हुए तो 1739 में नादिर शाह ने अटैक कर दिया। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में अटैक किया और फर्रुखशियर मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम पर राजा था, और नादिर शाह सब कुछ लूट के ले गया। जब नादिर शाह सब कुछ लूट के ले गया तो उसके फॉलो करते करते अहमद शाह अब्दाली आ गया। अहमद शाह अब्दाली ने भी कई अटैक करे और अहमद शाह अब्दाली भी लूट ले गया। जब दिल्ली लूट रही थी तो सबने सोचा हम भी लूट लिया। परली तरफ से मराठे आ गए, मराठे भी दिल्ली को लूटने लगे। इस तरफ से जाट आ गए, सूरजमल जी हो गए, ये यहां से लूटने लगे भाई। परली तरफ से मराठा सरदार लूटने लगे, ठीक है। परली तरफ से सिखों ने लूट मचा दी भाई। तो दिल्ली के ऊपर सब कब्जा करना चाहते थे। नादिर शाह लूटने के बाद अपने यहां पर जो
अपना वजीर था नजीबुद्दौला को छोड़ के चला गया। नजीबुद्दौला वजीर के कभी तो सिखों के साथ लड़ाई करे, कभी किसी के साथ लड़ाई करे, वो बिल्कुल हार थक गया। उसने अपना पुत्र जो था जाबित खां वो तो हिसार भेज दिया, भाई तू वहां रहा करे, इन लड़ाई झगड़े मैं देख लूंगा। फिर नजीबुद्दौला के बाद वहां का सरदार बना नजब खां। कौन बना? नजब खां। इसी टाइम पर बहुत सारे पंगे हो रहे थे भाई, सिखों ने भी अटैक कराया, मराठों ने भी अटैक कराया। मराठे सबसे मेन उभर काए। फिर मराठे जब सबसे मेन उभर काए तो 1761 में पहली तरफ से फिर अहमद शाह अब्दाली दोबारा आ गया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बिल्कुल हरा दिया भाई। पर इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली भी बिल्कुल हार गया। तो बिल्कुल हार गया तो मराठे भी चले गए, और कौन भी चले गए भाई आपके मराठे भी चले गए, और परली तरफ से कौन चले गए भाई? अहमद शाह अब्दाली भी चले गए। फिर दिल्ली वही बटने लगी। कभी भाई यहां से भरतपुर के जाटों ने कुछ दिल्ली का एरिया कब्जा लिया, तो भरतपुर के जवाहर सिंह जो सूरजमल के पुत्र थे उन्होंने कई बार अटैक करे। उन्होंने तिलपत का युद्ध दोबारा लड़ा, और तिलपत के युद्ध में सिखों और मराठों की मदद से किसको हरा दिया? अब की बार मुगल वंशज को हरा दिया, जो नवाब था वहां पर उनको हरा दिया। फिर इस बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लगी, तो इस लड़ाई झगड़े का फायदा उठा के एक जॉर्ज थॉमस था। कौन था? जॉर्ज थॉमस। वो स्टार्टिंग में मुगल संतलत में था। जब मुगल डाउन हो गए तो मराठा में आ गया, तो धीरे धीरे करके उसने काफी के इकट्ठी कर ली थी जागीर इकट्ठी करने के बाद जॉर्ज थॉमस ने कभी छोटी मोटी लड़ाई नारनौंद में सिखा के लड़ ली, कभी छोटी मोटी लड़ाई मराठा के लड़ ले। उसने सबके साथ लड़ाई करी, धीरे धीरे जीतता चला गया। फिर इन सारा ने, सिखा ने और मराठा ने अपनी जाति दुश्मनी बुलाकर जॉर्ज थॉमस को निपटा दिया, क्योंकि हम तो हिंदू हाँ यहाँ के हाँ भाई। जॉर्ज थॉमस को निपटा दिया, जॉर्ज थॉमस खत्म हो गया। इस दौरान जब वो जॉर्ज थॉमस और इनका राज्य चल रहा था तो अंग्रेज नहीं आए थे। फिर अंग्रेज परली तरफ से जीतते आ रहे थे पश्चिम बंगाल से। फिर उन्होंने मराठा सरदार सिंधिया से 1803 में सरजी अर्जन गांव की संधि कर दी। सरजी अर्जन गांव की संधि करने के बाद हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र किसके पास आ गया? मराठा के पास आ गया। अब जो था, क्योंकि प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं था, तो छोटी छोटी बहुत सारी रियासत बन गई थी। कैथल रियासत, दुजाना रियासत, जींद रियासत। इसमें जींद रियासत मेन थी, क्योंकि जींद रियासत जो थी वो राजा रणजीत सिंह की रिश्तेदारी में थी, जैसे गजपत सिंह, बाघ सिंगर, ये ठीक है। और रणजीत सिंह था, कभी भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी भाई। अंबाला रियासत थी वो रणजीत सिंह के अपोजिट थी। कैथल वाली रियासत थी वो नॉर्मल चल रही। दुजाना वाली जो मुसलमानों की, दोजाना लोहारू फरुखनगर मुसलमानों की रियासत थी। जींद, कैथल और भैया आपकी लाडवा ये हिंदुओं की रियासत थी। इनमें कभी राजा मर जाएंगे तो उनकी रानी संभालेंगी, जो मैंने रानी का पोर्शन बताया। रानी दया कौर संभालेगी अंबाड़े से, रानी मेहताब कौर संभालेगी कैथल से, ठीक है। ये मैंने उनकी रियासतों का सिस्टम बताया आपको। फिर इनके आने के बाद जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होंगे तो कुछ तो रियासत साथ देंगी, कुछ अलग जाएंगी। जो साथ देंगी वो सुन लो। जींद का राजा स्वरूप सिंह अंग्रेजों का साथ देगा, और वो बिल्कुल धोखे मतलब हरियाणा के इतिहास में गद्दार कहा गया राजा स्वरूप सिंह को। नाभा और पटियाला भी किसका साथ देंगी? अंग्रेजों का देंगी। बीकानेर रियासत भी किसका साथ देगी? अंग्रेजों का। दुजाना रियासत भी किसका साथ देगी? अंग्रेजों का। फरुखनगर रियासत भी किसका साथ देगी? अंग्रेजों का। परंतु इन रियासतों में भी बहुत सारे क्या हुए थे? बागी हुए थे। तो उन बागियों को लेकर हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे बच्चों। ये कल हम सारा पढ़ेंगे जो मैंने आज तुम्हें स्टोरी सुनाई है, ठीक है बच्चों। इस क्लास को मैं कल पढ़ूंगा, सारी की सारी क्लास को, ठीक है।